people, welcome to Prep Elevate. This is the second class for para summary. जो फर्स्ट क्लास हुई थी ना पैरा समरी की, उसमें हमने एकदम बेसिक्स डिस्कस किए थे, रूल्स एंड हाउ डू यू स्पॉट विच इज द करेक्ट ऑप्शन. सो बेसिकली वी जस्ट वेंट थ्रू द बेसिक्स. ठीक है, आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं. आज के क्वेश्चंस एकदम बेसिक वार्म अप क्वेश्चंस है, राइट? सो पीपल हु आर एब्सोल्यूट बिगिनर्स, दिस क्लास विल बी बेनिफिशियल, and people who've already gone through the drill, like you're repeating cat, or you just you already have a good grasp over para summary, then you need to wait for a few classes so that we get to the difficult questions. ठीक है, तो आज के क्लास में हम कुछ एकदम बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, राइट? जस्ट टू लाइक गेट इनटू द फ्लो, और उसके बाद हम कैट लेवल और उससे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे पहले अप्रोच क्या होनी चाहिए पैरा समरी क्वेश्चन की. ये मैंने एक उसका बुलेट पॉइंट्स में एक चार्ट बना दिया आप लोगों के लिए, सो दैट यू कैन कीप रेफरिंग बैक टू इट. एक बात आप समझो, जब आप सीख जाते हो ना पैरा समरी सॉल्व करना, तो ऐसा नहीं कि आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फिर फॉलो करते हो. इट हैपन्स वेरी सबकॉन्शियसली. ठीक है, वो सबकॉन्शियस लेवल पे आप खुद ही उसको प्रोसेस करके आंसर तक पहुंच जाते हो. दिस इज जस्ट फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स के एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि क्या करते हैं हम क्वेश्चंस में. सबसे पहले क्या होता है, ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग, पैराग्राफ को आपको केयरफुली पढ़ना है. ठीक है, मेन आइडिया पे फोकस होना चाहिए rather देन गेटिंग लॉस्ट इन द डिटेल्स. बहुत कॉमन है ये, इतनी सारी चीज़ें दी गई रहती है, हम फिल्टर नहीं कर पाते हैं. तो विथ प्रैक्टिस वी नीड टू डेवलप एंड ग्रास्प द मेन आइडिया. ठीक है, आइडेंटिफाई द टोन, ये इंपॉर्टेंट है. न्यूट्रल है, एनालिटिकल है, ओपिनियंस है, क्या है? बिकॉज द टोनालिटी ऑफ द आंसर चॉइस शुड मैच द टोनालिटी ऑफ द पैसेज. अगर पैसेज बहुत ही न्यूट्रल टोन में है तो अचानक से आंसर चॉइस आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं हो सकता है. ठीक है, summarize in your own words before looking at the options. Now take this with a pinch of salt. ठीक है, इसके बारे में लोगों ने काफ़ी सारे मुझे ऐसे फीडबैक दिए हैं. इट वर्क्स फॉर सम पीपल, फॉर अदर्स इट डज नॉट. क्या होता है ना, जब आप खुद अपने वर्ड्स में आप देखते हो, पढ़ते हो और समराइज करने की कोशिश करते हो, कभी कभी जो समरी आप अपने दिमाग में क्रिएट करते हो, आपको वो आंसर चॉइस में मिल जाता है, विच इज अ गुड केस. ठीक है, बट कभी कभी जो आप समझते हो ना, वो आपको आंसर चॉइसेस में नहीं मिलता, या एग्जैक्टली नहीं मिलता, या टोनालिटी मैच नहीं करती, एंड देन यू टेंड टू गेट लॉस्ट. सो किसी किसी के लिए ये वर्क करता है दैट दे नीड टू पॉज फॉर अ वाइल एंड अंडरस्टैंड एंड ग्रास्प द आइडिया. बट इन माई ओपिनियन, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग वन लाइन समरीज ऑफ योर ओन, जस्ट कंपेयर द आंसर चॉइसेस, उससे आप बेटर आंसर तक पहुंच सकते हो. However, if you feel कि बहुत difficult है passage, if I don't pause for a while and try to recollect whatever I have read, तो आगे जाके मैं भूल जाऊंगा सारी चीज़ें, या I'll not be able to recollect. तब आप you can utilize this कि आप उसको summarize करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ keywords note down कर लिया यहाँ वहाँ. But other than that, एक flow में पढ़ने की कोशिश करो, आंसर choices को compare करो. That's a better way in my opinion. ठीक है, एलिमिनेट रॉन्ग आंसर चॉइसेस यूजिंग द गोल्डन रूल्स ऑफ समराइजेशन. ये गोल्डन रूल्स क्या है, ये हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है. सो इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू दैट वीडियो, आई ट्राई एंड लिंक इट. सो आप उसको पहले देखकर फिर आप ये वीडियो देख सकते हो. तो उसमें डिटेल में क्या रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए वो डिस्कस किया गया है. तो अगर शॉर्ट में समझना है तो आप ये कर सकते हो. यू रिमूव ऑप्शंस दैट आर एक्सट्रीम, डिस्टॉर्टेड और इंट्रोड्यूस न्यू इन्फॉर्मेशन. ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया, आप वहाँ से देख लो. आप कोई भी ऐसी आंसर चॉइसेस नहीं चूज करते यूजुअली जो बहुत एक्सट्रीम होती है, डिस्टॉर्टेड मतलब डिस्टर्ब्ड होती हैं, या जो कुछ नया लेकर आ जाती है, राइट? लुक फॉर पार्शियल समरीज दैट मिस एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पैसेज. सो यूजुअली एलिमिनेट कर देते हैं हम ऐसे आंसर चॉइसेस को वेयर अ पार्ट ऑफ द आंसर इज करेक्ट और बाकी रॉन्ग है. ठीक है, तो पार्शियली दैट इज करेक्ट, रिमेनिंग बिट इज नॉट करेक्ट, तो उसको हम एलिमिनेट करते हैं. कंपेयर द रिमेनिंग ऑप्शंस केयरफुली, check which option best retains the logical flow and essence of the passage. So जब आपने पढ़ लिया पैसेज को, probably एक समरी अपने आप से क्रिएट कर ली, फिर आपने आंसर चॉइसेस एलिमिनेट कर लिए, probably you're left with the two closest choices. उसमें से आप ये फिल्टर करते हो कि बेस्ट उसको कन्वे कौन कर रहा है, उस एसेंस को, पैसेज के एसेंस को. बेस्ट कन्वेज द एसेंस ऑफ द पैसेज एंड द मोस्ट प्रिसाइज मतलब सबसे एक्यूरेट एंड अनबायस्ड समरी. अनबायस्ड मतलब जिसमें कोई बायस नहीं है, राइट? अपनी आपने ओपिनियंस नहीं रखी है, जो दिया गया था उसी को समराइज कर रहे हो. ठीक है, दैट इज अनबायस्ड, देयर इज नो पार्शियलिटी. तो ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है.
व्हेन यू आर एन एब्सोल्यूट बिगिनर ये ब्लूप्रिंट आपको बहुत काम आएगी व्हेन यू स्टार्ट विथ पैरा समरी. लेटर यू विल प्रॉब्ली नॉट हैव टू ग्लांस थ्रू इट अगेन एंड अगेन. ठीक है, चलो क्वेश्चंस देखते हैं. पहले कुछ क्वेश्चंस एकदम इजी है, ठीक है, एकदम वार्म अप लेवल है. 4-5 वार्म अप टाइप क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी करेंगे. ठीक है, ये ऑब्वियसली ये जो लेंथ है ना, ये कैट लेवल से नीचे की लेंथ है. ठीक है, कैट लेवल में यूजुअली द पैसेजेस दैट यू गेट द एवरेज लेंथ इज अराउंड 80 to 150 वर्ड्स ऑन एन एवरेज. डेफिनेटली 120-130 वर्ड्स यू कैन एक्सपेक्ट. ये डेफिनेटली शॉर्टर कंपेयर टू दैट, राइट. सो अभी जस्ट पढ़ते हैं इसको, लेट्स गेट इनटू द फ्लो ऑफ थिंग्स. आगे डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी देखेंगे. Okay, the gig economy has revolutionized the traditional work model by offering flexibility and independence. तो gig economy की बात हो रही है, flexibility देता है हमें, independence देता है हमें. ठीक है, while some argue that gig work empowers individual by giving them control over their schedules, critics point out that it lacks job security, benefits, and long-term financial stability, making it an unsustainable option for many. पढ़ते साथ आपको एक चीज जो ग्रास्प करनी है वो है टोनैलिटी. Author is not supporting gig economy over other, the conventional choices. Author conventional choices को भी defend नहीं कर रहे हैं as such. He or she is presenting both sides of the coin. That means balance है. ठीक है, गिग इकोनॉमी के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को भी हाईलाइट किया गया है कि उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, इंडिपेंडेंस है. नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी बताया गया है कि लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स होते हैं या जॉब सिक्योरिटी होती है वो नहीं होती है, एंड और क्या क्या नहीं होता है. हाँ, जॉब सिक्योरिटी नहीं, बेनिफिट्स नहीं. सो ये काफ़ी अनसस्टेनेबल ऑप्शन भी हो जाता है. बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन हैव्स बीन हाईलाइटेड. ठीक है, तो हम एक ऐसे आंसर चॉइस की तरफ हमें नेचुरली डाइवर्ट करना चाहिए जहाँ पे दोनों साइड्स को प्रॉपरली हाईलाइट किया गया है. ठीक है, अब ऑप्शन देखो. द गिग इकोनॉमी ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी बट फेल्स टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी. ये बिल्कुल सही बात है, ये पॉजिटिव पॉइंट्स था. और ये दोनों नेगेटिव पॉइंट है कि स्टेबिलिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है. तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हाईलाइटेड. लुक्स लाइक अ गुड चॉइस. ऑलवेज पैरा समरी कंपैरेटिव एनालिसिस. ठीक अगर लग भी रहा है हमें तो भी हमें देखना है कि बेस्ट क्या है. ठीक है, कंपेयर करके जो बेस्ट चॉइस है वो हमें देखना है. ओके, gig work is the future of employment as it allows individuals to control their schedules. Remember what I told you? It is not said that gig work is going to replace the conventional modes of working, या vice versa भी नहीं बोला गया है. तो any option that goes either ways is it's a wrong choice. ठीक है, ये ऑप्शन बैलेंस्ड नहीं है. यहाँ पे सिर्फ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है. हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए. ठीक है, गिग इकोनॉमी इज फंडामेंटली फ्लॉड. अगेन इट इज एक्सट्रीम. बोला गया है क्या कि फंडामेंटली फ्लॉड है, मतलब कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता. ये एक एक्सट्रीम आंसर चॉइस है. ठीक है, रिमेंबर बायस, एक्सट्रीम आंसर चॉइसेस, इसे हम एलिमिनेट करते हैं. एंड इट शुड बी रिप्लेस्ड विथ ट्रेडिशनल जॉब. नो, not going to choose one over another, trying to maintain balance. People prefer gig work over traditional employment because of its flexibility. कहाँ बोला गया है ये चीज? लोगों के प्रेफरेंस के बारे में बातें हुई है? नहीं हुई है. ठीक है, हमें बस इतना पता है कि गिग इकोनॉमी के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है. दैट मेक्स आंसर ऑप्शन ए द बेस्ट चॉइस. ठीक है, समझ में आ गया आपको फ्लो? तो क्या समझना है जब हम पैराग्राफ डिस्कस करेंगे? हमें ये समझना है कि टोनैलिटी क्या है, मेन आइडिया क्या है, उसी के साथ रेजोनेट करता हुआ आंसर चॉइस हमें चूज करना है. ओके, चलो ये देखो. आर्ट हैज ऑफन बीन अ मीडियम फॉर सोशल कॉमेंट्री रिफ्लेक्टिंग द पॉलिटिकल एंड कल्चरल क्लाइमेट ऑफ डिफरेंट एराज. ही है ना, आर्ट के थ्रू बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट होती हैं, राइट. इट्स नॉट जस्ट अ पिक्चर, इट्स नॉट जस्ट एन इमेज, इट ऑल्सो हाईलाइट्स द पॉलिटिकल कल्चरल क्लाइमेट. ठीक है, तो ये आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस की जाती है. while some artists deliberately is intentionally create works that challenge norms, others believe that art should exist
प्योरली फॉर एस्थेटिक अप्रिसिएशन. अगेन 2 sides हमें मिली हैं. Author is trying to highlight that there are a few artists who intentionally create work which challenge norms, right? जो existing जो biases हैं या existing culture हैं उसको challenge करने के लिए ही satire जिसे हम कहते हैं in a way, right? एक कटाक्ष जो चल रहा है उसे हमें challenge करना है through art. But there is another side, others believe कि art को ना it should not be used to challenge authority or stuff. It should be used for aesthetic pleasure only. Aesthetic is when you appreciate beauty. ठीक है? So 2 sides हैं. एक questioning side है और एक appreciative side है, right? This debate continues, highlighting the diverse purposes that art can serve. Remember, highlight किस पे है? Diverse purposes पे, right? One way it can critique, another way it should be used as a tool for appreciation, aesthetic appreciation, right? देखते हैं, समझ. Art serves multiple purposes, functioning as both social commentary and aesthetic expression. सही लग रहा है? बैलेंस है जो हम ढूंढ रहे थे, दोनों साइड्स को हाईलाइट किया गया है. ये है दोनों साइड, सोशल कमेंट्री, एस्थेटिक अप्रिसिएशन और एक्सप्रेशन. ठीक है, और देखते हैं चॉइसेस क्या है. प्राइमरी रोल ऑफ आर्ट इज टू चैलेंज सोशल एंड पॉलिटिकल नॉर्म्स. एक्सट्रीम. प्राइमरी सेकेंडरी कहाँ से आया? हमें तो पता ही नहीं है प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है. हमें तो बस पता है कि 2 साइड्स हैं आर्ट की, बट उसमें से प्राइमरी कौन सा, सेकेंडरी कौन सा, वी हैव नो आइडिया. Art should be valued for its beauty rather than its message. ये कहाँ पे लिखा गया था कि सिर्फ एस्थेटिक्स पे फोकस करो, मैसेज पे फोकस मत करो? ये कहीं लिखा गया था? नहीं लिखा गया था. Artists should avoid making political statements in their work. This is taking it one notch higher and telling people कि आर्टिस्ट को क्या करना चाहिए, राइट? आर्टिस्ट को क्या करना चाहिए कि उन्हें पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स पे मतलब लाइक अपने वर्क ऑफ आर्ट के थ्रू दे शुड नॉट लाइक ट्राई टू गिव आउट अ मैसेज और समथिंग. दे शुड जस्ट फोकस ऑन क्रिएटिंग ब्यूटीफुल पीसेस ऑफ आर्ट. बस ये उनकी लिमिट्स होनी चाहिए, बाउंड्रीज होनी चाहिए. किसने डिसाइड किया? ये लिखा था पैसेज में? ये नहीं लिखा था पैसेज में. तो करेक्ट आंसर क्या है? ये ऑप्शन. ओके, चलो, आई होप आपको समझ में आ रहा है. ये गेटिंग द फ्लो ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, धीरे धीरे आप ये स्किल्स डेवलप कर लोगे, फिर इतना स्लो आपको जाना भी नहीं पड़ेगा. मैं भी डेलिबरेटली आई एम गोइंग अ लिटिल स्लो, बट ग्रेजुअली विल पिक पेस. ठीक है. अर्बनाइजेशन हैज लेड टू सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, but it has also contributed to environmental issues such as pollution and habitat destruction, right? Okay, urbanizations, very it's talked about, right? एक prevalent issue है कि उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं. डेवलपमेंट, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है इसके वजह से. डाउन साइड्स क्या हैं? पॉल्यूशन है एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. जहाँ पे भी आप नेचुरल इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करके वहाँ पे आप बिल्डिंग्स बना दोगे या वहाँ पे आप बड़े बड़े ऑफिसेस कंस्ट्रक्ट कर दोगे, तो वहाँ का इकोसिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, राइट? तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, एक हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाता है वहाँ पे. स्टार्टिंग से ही द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैसेज इटसेल्फ टेल्स यू दैट अगेन इट्स अबाउट बोथ, राइट? बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन. वी आर नॉट चूजिंग वन ओवर अनदर. While cities offer job opportunities and improved infrastructure, they must also find ways to manage their ecological impact effectively. So, इनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज तो हमें मिल रही हैं, हमें एक इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल रहा है, बट साथ में इकोलॉजी को, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को मैनेज करने के लिए भी हमें वेज ढूंढना चाहिए. ठीक है, काफ़ी बैलेंस्ड एक अप्रोच जो हमें ढूंढना पड़ रहा है. ठीक है, तो समरी, बेस्ट समरी हमें ढूंढना है. While urbanization drives economic progress, it also poses environmental challenges. बिल्कुल सही. Progress and challenges दोनों ही हैं. ठीक है. Cities should be designed to minimize their impact on the environment. ये एक एस्पेक्ट है ना, जो लास्ट लाइन में लिखा गया था. वी शुड नो हाउ टू मैनेज आवर इकोलॉजिकल
एनवायरनमेंट, तो ये वन एस्पेक्ट है, इट इज नॉट द कंप्लीट चॉइस, क्योंकि हमें बेनिफिट्स भी हाईलाइट करने हैं, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कैन नॉट कोएग्जिस्ट इन अर्बन एरियाज। किसने कहा ये? हम तो इसी बैलेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि एक हमें ये बैलेंस क्रिएट करना होगा। किसने ये कहा कि ये कभी कोएग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है? दिस इज एन एक्सट्रीम स्टांस, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम स्टांस हो गया आगे। ये सिटीज वाला ऑप्शन जो था, आई कैन से दैट दिस इज पार्शियली करेक्ट, बिकॉज जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है अर्बनाइजेशन के उसको हाईलाइट नहीं किया गया था, तो दिस इज जस्ट पार्शियली करेक्ट, ठीक है। और क्या है? पोल्यूशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कॉज्ड बाय अर्बनाइजेशन। ये तो जस्ट एक ऑप्शन क्रिएट करने के लिए कर दिया गया है। दिस इज एब्सोल्युटली यू नो अ चॉइस दैट नोबडी शुड एवर पिक, ठीक है। ये बहुत ही जेनेरिक है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। हम अभी तक जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करे हमने क्या किया है? हम बस टोनालिटी को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आंसर चॉइस हमारे पैसेज की टोनालिटी को बेस्ट मैच कर रहा है वो हमारा आंसर चॉइस है, ठीक है। ओके, द इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन डिजिटल डिवाइसेस हैज रेज्ड कंसर्न्स अबाउट डिक्लाइनिंग अटेंशन स्पैन्स। तो ये भी एक यू नो एक डिस्कशन का एक हॉट टॉपिक है कि जो इतना ज़्यादा जो हमारा डिपेंडेंस बढ़ गया है ना डिजिटल डिवाइसेस पे, इसका हमारे अटेंशन स्पैन पे बहुत एक नेगेटिव असर पड़ रहा है, ठीक है। डिक्लाइन हो रहा है, हम ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते किसी चीज़ पे। Some researchers argue that instant access to information has reduced deep thinking. तो कुछ लोगों को लगता है कि अच्छा मुझे कुछ चीज़ ढूंढनी है, मुझे पता है कि मुझे इमीडिएटली मिल जाएगी वो चीज़, तो अब मुझे उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट हैव टू यूटिलाइज माई ब्रेन टू दैट एक्सटेंट। आई इमीडिएटली नो इफ आई पंच इन द क्वेश्चन आई विल गेट द आंसर। सो सम रिसर्चर्स फील कि फिर डीप थिंकिंग तो हट जा रही है ना, हमारे हैबिट से ही वो हट जा रही है, ठीक है। While others believe that technology simply changes the way we process information rather than diminishing our cognitive abilities. Diminish करना मतलब reduce करना, ठीक है। तो एक साइड है जहाँ रिसर्चर्स को लगता है कि डीप थिंकिंग के हैबिट को ही खराब कर दे रहा है ये इंस्टेंट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, बट कुछ रिसर्चर्स को लगता है कि ये जो हमारे पास एक्सेस है ना, ये डिजिटल जो हमारा डिपेंडेंस है या इमीडिएट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, ये हमारा कॉग्निटिव एबिलिटीज जो है उसको वो डिमिनिश रिड्यूस नहीं कर रहा है, बट चेंज कर दे रहा है कि हम इंफॉर्मेशन को किस तरह प्रोसेस करते हैं। पहले शायद हम इंफॉर्मेशन को डिफरेंटली प्रोसेस करते थे, बट विथ यू नो लाइक आर इंक्रीज एक्सेस टू डिजिटल डिवाइसेस हम इंफॉर्मेशन को बेटर प्रोसेस करने लगे। ये बेटर नहीं बोलूँगी मैं, डिफरेंटली प्रोसेस करने लगे, ठीक है। ये कुछ रिसर्चर्स का ऐसा मानना है। तो हमें अगेन 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन मिले हैं, हमें वो आंसर चॉइस ढूंढ कर निकालना है जहाँ पे ये दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी डिस्कशन हुई हो। वी कैन नॉट चूज वन ओवर अनदर, ठीक है। द राइज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस हैज लेड टू अ डिक्लाइन इन अटेंशन स्पैन एंड डीप थिंकिंग। ये वन एस्पेक्ट है ना। तो ये कुछ रिसर्चर्स का जो मानना है ये वो है ना, ठीक है। तो अगेन ये पार्शियली करेक्ट चॉइस है। कुछ लोगों का तो यही मानना है, कुछ रिसर्चर्स का, बट ये कंप्लीटली करेक्ट नहीं है, ये पार्शियली करेक्ट है। While digital devices may affect attention span, there is debate about whether they reduce cognitive abilities or merely alter information processing. Exactly. कि ये जो हम बोल रहे हैं कि अटेंशन स्पैन को कुछ रिसर्चर्स को लगता है इफेक्ट करता है, हमें इट माइट अफेक्ट, बट क्या ये सच में रिड्यूस करता है कि नहीं इसके बारे में अभी भी डिबेट है। प्रॉब्ली खाली हमारे प्रोसेस करने के तरीके को अल्टर कर देता है या चेंज कर देता है। तो ये सही लिखा हुआ है। टेक्नोलॉजी एनहांसेस आवर एबिलिटी टू मल्टीटास्क। मल्टीटास्किंग के बारे में तो कोई डिस्कशन नहीं हुई थी, तो ऑटोमेटिकली ये रिजेक्ट हो जाता है। Researchers agree that digital dependence harms cognitive abilities. No. कोई भी यूनानिमस डिसीजन यहाँ पे नहीं हुआ है। There is debate. Okay. There is debate, है ना। तो करेक्ट क्या है? ऑप्शन बी, जहाँ पे बैलेंस है, जहाँ पे आंसर चॉइसेस, जहाँ पे जो भी डिस्कस किया गया है सारे एस्पेक्ट्स को समराइज
सबसे बेस्ट वे में ऑप्शन बी ने किया है, दैट इज द करेक्ट आंसर, राइट। ओके, reading fiction has been shown to enhance empathy by allowing readers to experience different perspectives. Okay, fiction, तो फिक्शन पढ़ने से ऐसा लिखा गया है that it enhances your empathy. What is empathy? Empathy is when you can put yourself in the situation of the other person and think about situations, right? When you put yourself in the other person's shoes and think about stuff, that is empathy, and then you decide accordingly, right? तो आप कहीं ना कहीं खुद को उनके रोल में डालकर देख रहे हो कि सिचुएशन में उन्होंने ऐसा किया तो क्यों किया, राइट? दैट इज एम्पैथी, कंपैशन. Unlike non-fiction, which provides factual information, fiction immerses readers in characters, emotions. तो okay, so fiction, non-fiction दो तरह की होती है. Fiction is जो stories created रहती हैं, right? और non-fiction होती है जो reality पे based रहती है. तो non-fiction हमें factual information देती है, बट जो फिक्शन होता है दैट अलाउज रीडर्स टू इमर्स देमसेल्व्स इन द कैरेक्टर्स इमोशंस, बिकॉज वो एक स्टोरी लाइन है ना. समटाइम्स यू नो यू आर रीडिंग इट थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, समटाइम्स थ्रू द यू नो पर्सपेक्टिव ऑफ द एंटागनिस्ट. तो जो वो जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं इमोशंस, आप भी वो एक्सपीरियंस करते हो, ठीक है. दिस इज अबाउट रीडिंग, बट देन इट ऑल्सो रिमाइंड्स मी ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स. वो जो पूरा सीजन, वो जो पूरा 10 सीजन्स थे ना, पीपल वर डिबेटिंग, राइट, कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. क्यों? क्योंकि उसमें वो पावर है टू गेट यू इनटू दैट realm and to keep you there, right? To immerse you there. Sometimes you are thinking from the perspective of Jon Snow, sometimes from the you know perspective of the Lannisters, the Targaryens and whatever जो भी था, ठीक है. तो आप उनकी जर्नी को रिलिव करते हो, तो वो इमोशंस में आपको इमर्स कर लेता है. फॉस्टरिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर. अगेन गेम ऑफ थ्रोन्स का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है फिर, कि कभी ये सही लग रहा है, कभी वो सही लग रहा है. यू नो यू स्टार्ट डिफेंडिंग द एक्शंस, यू स्टार्ट यू नो सपोर्टिंग, यू स्टार्ट गोइंग वायलेंटली अगेंस्ट समबडीज एक्शंस, ऑल्दो आपको पर्सनली इम्पैक्ट कर भी नहीं रहा है. इट इज फिक्शनल, राइट, सच है भी नहीं, बट उसमें वो कैपेसिटी है आपको चार्म करने की, आपको अल्योर करने की. तो इसी के बारे में डिस्कशन हो रही है कि वो डीपर अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन नेचर का डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में आपको हेल्प करता है. कौन? फिक्शन, ठीक है. क्या समरी है देखते हैं. फिक्शन हेल्प्स रीडर्स डेवलप एम्पैथी by exposing them to diverse perspectives. Yes, इसी के बारे में डिस्कस हुई थी कि नॉन फिक्शन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देता है, बट एक्चुअली डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हमें रूबरू कौन कराता है? फिक्शन, ठीक. नॉन फिक्शन इज लेस इफेक्टिव देन फिक्शन. यहीं पे आपको यू नो दिस इज अ रेड फ्लैग, ठीक है. रेड फ्लैग, इसको रिजेक्ट करते. क्यों? कंपैरिजन हुआ था, कौन ज़्यादा इफेक्टिव है, कम इफेक्टिव है, नहीं था ना. बस एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया था, न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया था. दैट इज वाई दिस इज इनकरेक्ट. fictional stories are more engaging and immersive than non-fiction. कहीं पे कंपेयर करके ये बोला गया था कि more immersive, less immersive क्या है? Yes, fiction has the ability to immerse readers और non-fiction हमें factual information देता है. बट क्या कोर आइडिया वो था? कोर आइडिया ये था ना जो ए में लिखा गया था कि ये डेवलप करता है एम्पैथी और डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को कंसिडर करके, है ना, ये था ना. कंपैरेटिवली तो नहीं था, राइट? So that is why A is a better worded option than C. Reading fiction is essential for personal growth. तो ये शायद से किसी का पर्सनल ओपिनियन हो गया कि अगर पर्सनल ग्रोथ चाहिए फिक्शन पढ़ो, नॉन फिक्शन से क्या ही हो पाएगा. ऐसा नहीं लिखा था, नहीं लिखा था, ठीक. तो करेक्ट क्या है? आंसर चॉइस ए, ठीक है. तो these were some warm up extremely easy questions for you people to begin with. Now I try and follow it up with slightly more difficult questions, ठीक है. धीरे धीरे लेवल रेज करेंगे so that by the time we wrap the para summary course, all the you know like chapters, let's say, you should be able to do questions with a lot more accuracy, है ना. So thank you so much for tuning in. I hope you've understood and you've taken something meaningful from this session. And if you found this to be insightful, you can just consider liking, subscribing and sharing these videos. It helps us a lot. Thank you so much for tuning in and I'll see you in the next one.